हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनालिटिक्स साइंस। तो आज की क्लास आपकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि मैं लेकर आई हूँ आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो कि सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आधारित है। जी हाँ, हम बात करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के मिसलिनियस क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वो है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल प्रोड्यूस अ गैस विच इज पॉइजनस एंड रिड्यूस द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड। दिस गैस इज मीन्स ये आपसे पूछा गया है वह कौन सी गैस है जो विषैली होने के साथ साथ रक्त की ऑक्सीजन वाहक क्षमता मीन्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को घटा देती है। और ये गैस कैसे प्राप्त होती है? ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली गैस है और हमें बताना है उस गैस का नाम। 4 ऑप्शन एज यूजुअल आपको दिख रहे हैं जैसे कि सीटेट के पेपर में आपको दिखने वाले हैं। कार्बन डाइऑक्साइड पहला ऑप्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड सेकेंड ऑप्शन है आपका, नाइट्रोजन ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो कोयला जैसे ईंधन के जलने से SO2 प्राप्त होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि विद्युत संयंत्रों में कोयला जैसे ईंधन के जलने से सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है जो कि फेफड़ों को क्षतिग्रस्त करने के लिए, लंग्स को डैमेज करने के लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, साथ ही साथ सांस संबंधी विकार भी उत्पन्न करता है। वहीं पर अगर हम नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस होता है धुएं से। इससे भी सांस लेने में कठिनाई होती है, अस्थमा जैसे या खांसी जैसे विकार को ये उत्पन्न करता है। फिर बात करें हम किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ये भी ऑप्शन में है, ये भी नहीं होगा। हमें बताना है उस गैस के बारे में जो विषैली है। सबसे विषैली इसमें कौन सी होगी? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे हम CO लिखते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड वो विषैली गैस है जो रक्त में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को और आपकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ब्लड की उसे घटा देती है। और ये कहाँ से प्राप्त होती है? ये प्राप्त होती है ईंधनों के अपूर्ण दहन से। तो जी हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई 200 किलोग्राम द्रव्यमान का पिंड किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पर 5 मीटर पर सेकेंड के नियत वेग से फिसल रही है। इसी पिंड को इसी वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। ठीक है, कोई कितने 200 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई क्या है? पिंड है। ठीक है, किसी चिकने घर्षण रहित क्षैतिज पृष्ठ पे, मतलब कोई आपका सरफेस है, ठीक है, जो जिसमें क्या है कि घर्षण रहित है, मतलब फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है, उस पर ये फिसल रही है। ठीक है, जब वो फिसल रही है उस टाइम पर जो इसका वेग है वो कितना है? उसका वेग है 5 मीटर पर सेकेंड। कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। इस वेग से वो फिसल रही है। सरफेस जो है वो इसमें फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण रहित है। आप देखिए यहाँ पर घर्षण रहित बोला गया है, मतलब कि स्मूथ है। ठीक है, फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसी नियत वेग से फिसल रही है। इस पिंड को इसी वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आपको न्यूटन में मोस्टली ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, 100 है, 1000 है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, चूंकि द्रव्यमान नियत वेग से फिसल रहा है, ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं नियत वेग से फिसल रहा है। ठीक है, तो चूंकि द्रव्यमान नियत वेग से फिसल रहा है, द्रव्यमान आपका 200 दिया हुआ है कि 200 किलोग्राम द्रव्यमान का है, तो नियत वेग से फिसल रहा है और इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, घर्षण नहीं है। नियत वेग बनाए रखने के लिए उसे जिस बल की आवश्यकता होगी वो कितनी होगी? 0 न्यूटन की। तो 0 बल की ज़रूरत होगी उसको गतिमान बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट, हाँ जी हाँ, तो ये आपका जो 4th ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इंद्रधनुष के विषय में दिए गए कथनों पर विचार करिए। देखिए ये क्वेश्चन देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है। सीटेट में ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे दिया जाता है और हमारा माइंड सेट होता है कि हमें बड़ा आंसर देखते ही
जो सबसे बड़ा लगे उसी को टिक करना है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपको एक क्वेश्चन में 1, 2, 3 या कभी कभी हो सकता है कि चारों ऑप्शन जो है वो करेक्ट मिल जाएं। ठीक है, तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, अगर इंद्रधनुष के बारे में देखें तो यहाँ पर यह सामान्यतः वर्षा के पश्चात दिखाई देता है। इट अपेयर्स यूजली आफ्टर द रेन्स। सेकेंड ऑप्शन है, इंद्रधनुष के समय सूर्य आकाश में ऊंचाई पर होता है। ठीक। थर्ड दिया गया है, इंद्रधनुष का प्रेक्षण करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए प्रेक्षक की पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है, इंद्रधनुष के निर्माण में जल की बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। हमें पहचानना है चार ऑप्शन। देखिए, ये आपके जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपके आंसर हैं। ठीक है, ये आपके आंसर है। इसी में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सबसे सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं फर्स्ट ऑप्शन की। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे पूछा गया है, आपको बताया गया है, इट अपेयर्स यूजली आफ्टर द रेन, या सामान्यतः वर्षा के पश्चात दिखाई देता है। जी हाँ, इंद्रधनुष हमेशा बारिश के बाद ही दिखाई देता है, तो ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब देखिए, ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट आपके ए में भी है, बी में भी है। ठीक है, सी में फर्स्ट का कुछ भी नहीं है, तो सी जो है ये हम यहीं पर कट कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन हमें क्लियर हो गया कि सही है। डी में भी है, लेकिन अब हमें इसमें से भी सही आंसर, सी हमारे ऑप्शन से हट चुका है। हमारे पास बचा 1, मतलब ए, बी एंड डी। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं सेकेंड की। इंद्रधनुष के समय, ठीक है, इंद्रधनुष के समय सूर्य आकाश में ऊंचाई पर होता है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि सूर्य ऊंचाई पर होगा, तो ये ऑप्शन हो गया रॉन्ग। देखिए, सेकंड ऑप्शन अगर रॉन्ग हुआ तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए में जहाँ भी सेकंड आपको दिखाई दे वो हो जाएगा। सेकंड डी में भी है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, और ए में भी है, वो भी। तो 3 ऑप्शंस तो हट चुके हैं। हमें आंसर मिल चुका है, लेकिन फिर भी एक बार हम देखना चाहेंगे। हमें ऑप्शन पूरी तरीके से मिल चुका है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ बी ऑप्शन बचा है, जहाँ पर 1, 3 एंड 4 है। सी की अगर हम बात करें तो सी क्या है, इंद्रधनुष का प्रेक्षण करने के लिए, इंद्रधनुष का प्रेक्षण करने के लिए पीठ किसके साइड में होगी, आपके सूर्य के साइड में। ठीक है, प्रेक्षण करने के लिए जो प्रेक्षक ऑब्जर्वर जो होगा उसका जो बैक होगा शुड बी टुवर्ड द सन। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। उसके बाद, इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो द वाटर ड्रॉपलेट इन द एटमॉस्फेयर एक्ट एज अ प्रिंट। इन धनुष के निर्माण में जल की जो बूंदें होती हैं वो प्रिज्म की तरीके कार्य करती हैं। फोर्थ ऑप्शन भी हो जाएगा आपका करेक्ट। तो 1, 3 एंड 4, 1, 3 एंड 4 ये ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम हैज़ हाईली टाइड रोटेशनल एक्सिस एज अ रिजल्ट ऑफ विच इज ऑर्बिटल मोशन अपेयर टू रोल ऑन इट्स साइड द प्लैनेट इज। आपसे पूछा गया है, सौर परिवार का वह ग्रह जिसका घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका होता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर लुढ़कता सा प्रतीत होता है, वह ग्रह कौन सा है। तो बिना देरी किए वो उस ग्रह की अगर हम बात करें तो नेपच्यून है, वरुण है, जो कि सौर परिवार का वह ग्रह है जिसका घूर्णन अक्ष जो है वो अत्यधिक झुका होता है, जिसके रिजल्ट स्वरूप अगर देखें, परिणाम स्वरूप देखें तो वह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर ही लुढ़कता सा प्रतीत होता है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर जो भी सीरीज़, ये मिसलेनियस क्वेश्चन का जो सीरीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है आप लोगों के लिए, तो बने रहिएगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका जो लाइक होता है वो हमारे लिए एज अ मोटिवेशन होता है, वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जिससे इस तरीके के क्वेश्चन लाने के लिए हम मोटिवेट होते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका 5th क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। आपसे पूछा गया है कि वायु में ध्वनि की चाल 320 मीटर पर सेकेंड है, यदि किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य 640 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है उसका आवर्तकाल या फिर टाइम पीरियड। ठीक है, वायु में ध्वनि की चाल
320 मीटर पर सेकेंड है। यदि किसी ध्वनि तरंग की तरंगदैर्घ्य 640 सेंटीमीटर है तो आपको बताना है उसका आवर्तकाल या फिर टाइम पीरियड। तो देखिए सबसे पहले देखिए 4 ऑप्शन जो है 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, 0.5 सेकेंड, 0.02 सेकेंड, ये आपके ऑप्शंस में है। तो चलिए सबसे पहले अगर हम बात करें, आपको दिया क्या गया है, आपको दिया गया है वायु में ध्वनि की चाल जो कि है आपकी 320 मीटर पर सेकेंड, ये आपको दिया गया है। सेकेंड आपको दिया गया है तरंगदैर्घ्य जो कि है लैम्डा, वो कितना दिया गया है आपको 640 सेंटीमीटर, ठीक है 640 सेंटीमीटर। चूँकि आपका जो ध्वनि की चाल है वो 320 मीटर पर सेकेंड में दिया गया है और यहाँ पर आपका जो तरंगदैर्घ्य है वो सेंटीमीटर है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे 100 से भाग देंगे। तो 640/100, ठीक है 640/100 तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 6.4। ये कितना हो जाएगा आपका 6.4। मैं यहाँ लिख देती हूँ 6.4 मीटर, ये बन जाएगा हमारा 6.4 मीटर बन जाएगा हमारा। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना है कि आपको पता है कि जो आपका तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक है, अगर मैं उसकी बात करूं तो लैम्डा = होता है c/t, मीन्स कि तरंगदैर्घ्य बराबर होता है जो वायु में ध्वनि की चाल है गुणे आवर्तकाल, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं, ठीक है, जहाँ पर लैम्डा जो है वो ध्वनि की तरंगदैर्घ्य है, टी जो है वो आवर्तकाल है और सी जो है वायु में ध्वनि की चाल है, ठीक है। क्योंकि हमें लैम्डा भी दिया गया है और क्या दिया गया है, हमें दिया गया है वायु में ध्वनि की चाल, हमें निकालना क्या है टी मतलब कि आवर्तकाल। तो क्या हो जाएगा टी = λ/c, ठीक है। लैम्डा हमें कितना दिया हुआ है, लैम्डा हमें दिया हुआ है 6.4, ठीक है 6.4 मीटर हमने अभी निकाला हुआ था। चूँकि लैम्डा हमें सेंटीमीटर में दिया गया था, 640 सेंटीमीटर था, जिसे हमने 100 से भाग देकर मीटर में कन्वर्ट किया था। 6.4 मीटर हमें मिला है तरंगदैर्घ्य, ठीक है। सी कितना दिया गया है, सी दिया गया है हमें 320, ठीक है 320 हमें दिया गया है, 320 मीटर पर सेकेंड हमें दिया गया है। क्या हमें दिया गया है वायु में ध्वनि की चाल मतलब कि सी। तो इसके अनुसार हम इसको अगर देखें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 0.0, ठीक है 0.02 सेकेंड। जो ऑप्शन है ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 0.02 सेकेंड, ठीक है। क्योंकि हमें पूछा गया है टाइम के बारे में, आवर्तकाल के टाइम पीरियड के बारे में पूछा गया, आवर्तकाल के बारे में पूछा गया है, तो आपका जो आवर्तकाल होगा वो होगा 0.02 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है नीचे दिए गए किस एक ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड विल टर्न ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू रेड, ठीक है। लाल लिटमस में कौन सा क्या होगा, जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देगा। कॉपर डाइऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें आपके सल्फर ऑक्साइड की, तो सल्फर ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक है। जो आपका सल्फर ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड का जलीय विलयन नीला जो लिटमस होता है उसे क्या करता है, रेड कर देता है। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। लिटमस की बात की जा रही है तो लिटमस क्या होते हैं, लिटमस होते हैं प्राकृतिक सूचक या फिर आप कह सकते हैं नेचुरल इंडिकेटर, जो मोस्टली आपको लाइकेन से मिलते हैं, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोमियम लेपन के संदर्भ में गलत कथन चुनना है हमें। याद रखिएगा जहाँ भी इनकरेक्ट, फॉल्स,
ठीक है, नॉट का यूज हुआ हो, उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि सीटेट में जहाँ भी नॉट, इनकरेक्ट जैसे क्वेश्चंस होते हैं, फॉल्स जैसे क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन होती है। तो चलिए बात करते हैं क्रोमियम लेपन के संदर्भ में क्या गलत कथन है उसके बारे में। पहला है क्रोमियम इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग बिकॉज, ठीक है, क्रोमियम विद्युत लेपन में उपयोग किया जाता है क्योंकि, ठीक है, ये तो हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा एक संदर्भ जो जहाँ से हमें सही गलत क्वेश्चन को निकालना है। तो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं वो क्या है, इसकी उपस्थिति मंद होती है, यह संक्षारित नहीं होता है, इस पर खरोच नहीं पड़ती है, यह पूरी वस्तु निर्माण के हिसाब से इट इज़ एक्सपेंसिव टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ इट, मतलब कि यह बहुत महंगा है। तो 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस में कौन सा गलत है ये पूछा गया है। तो आपका जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम विद्युत लेपन में उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इट हैज़ अ डल अपीयरेंस, ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। दूसरे की अगर हम बात करें तो यह संक्षारित नहीं होता है। तीसरे की बात करें अगर, तो ये जो आपका ये स्क्रैच से रेजिस्ट करता है, मतलब इस पर कोई खरोच नहीं पड़ती है। तो ये जो 3 ऑप्शंस हैं ये आपके हैं कैसे, राइट ऑप्शंस है। और हमें क्या देखना है कि गलत क्या है, तो गलत है आपका ये वाला, जो गलत है वही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, जो गलत है वही इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें पूछा गया है गलत के बारे में। तो आपका 4th ऑप्शन जो है ये हो जाएगा राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए, बाकी सारे हो जाएंगे क्या, गलत, क्योंकि आपसे गलत पूछा गया है और ये तीनों जो हैं वो सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देख रहे हैं नॉट मेंशन है, पहले से भी हाईलाइटेड है। श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं तब नीचे दी गई कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती है। व्हेन ह्यूमन बीइंग इनहेल ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है। द एयर इज ड्रॉन थ्रू द नॉस्ट्रिल, नॉस्ट्रिल से सांस अंदर ली जाती है। रिप्स आउट मूव्स आउट, पसलियाँ बाहर की ओर रहती हैं। डायाफ्राम ऊपर की तरफ उठता है या फेफड़े फैलते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है वो करेक्ट ऑप्शन नहीं है, करेक्ट आंसर नहीं है। देखिए इनहेल के टाइम पर जो नॉस्ट्रिल है, जाहिर सी बात है कि विद द हेल्प ऑफ नोज पोर, जो हमारे नाक के छिद्र होते हैं जिसे हम नॉस्ट्रिल कहते हैं, नॉस्ट्रिल से हम रिस्पिरेशन के दौरान, श्वसन के दौरान वायु को अंदर खींचते हैं। यह ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। जब हम सांस लेते हैं तो जो पसलियाँ होती हैं, जो रिप्स होती है वो ऊपर की तरफ उठती है, ठीक है। और जब वायु जो है वो नीचे, जब हमारे लंग्स में, फेफड़ों में जाती है तो फेफड़े फैलते भी हैं। ये तीनों ही आपके कैसे हैं, करेक्ट आंसर हैं। लेकिन इस प्रोसेस में जो डायाफ्राम है ये ऊपर की तरफ नहीं उठता है, डायाफ्राम नीचे की ओर गति करता है। तो ऑप्शन सी जो है वो रॉन्ग आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है आपसे, क्योंकि डायाफ्राम नीचे की तरफ गति करता है और आपसे पूछा गया है इसमें से कौन सा है जो गलत है। जो गलत होगा वही सही होगा, ठीक है, जो गलत होगा वही सही होगा, बाकी सारे हो जाएंगे गलत। तो आपका जो सी ऑप्शन है ये है आपका करेक्ट ऑप्शन, बाकी सारे कैसे हैं, गलत हैं। क्योंकि आपसे पूछा गया है नॉट कि कौन सा श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं तो कौन सी प्रक्रिया संपादित नहीं होती है, डायाफ्राम नीचे की तरफ उठता है, बाकी सारे जो हैं वो करेक्ट ऑप्शन है। तो लेकिन आपसे पूछा गया है गलत ऑप्शन के बारे में, तो सी जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपके लिए करेक्ट आंसर। उसके बाद आपसे पूछा गया है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट जाइलम, जाइलम के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जब जाइलम या फ्लोएम की बात की जाती है तो आपका जो वैसिकुलर टिश्यूज़ होते हैं वो जाइलम और फ्लोएम होते हैं, जिनका काम होता है, जिनका वर्क होता है, एक तो आपके पानी को, वाटर को प्लांट बॉडी तक पहुंचाता है, और दूसरा जो फ्लोएम है ये फूड को
आपके प्लांट बॉडी तक पहुंचाता है। यहाँ बात की गई है किसकी, जाइलम की, जो कि एक वेसिकुलर टिश्यू है। आपसे पूछा गया है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ध्यान दीजिएगा, आपने 3-4 क्वेश्चंस ऐसे देखे हैं जहाँ पर नॉट की बात की गई है, जहाँ पर फॉल्स की बात की गई है, जहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज करना, तो बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए जाइलम और फ्लोएम वेसिकुलर टिश्यूज़ हैं, तो आपसे पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में, तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट इसमें से पहचानना है। जाइलम इट इज़ अ टिश्यू, क्या यह ऊतक है? बिल्कुल है, टिश्यू है। इट इज़ अ पाइप लाइक वेसल्स, जो आपका जाइलम होता है वो देखने में एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक नली जैसी वाहिका होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है। इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट, ठीक है। आपसे पूछा गया इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट, क्या ये सही है या गलत है? क्योंकि जाइलम का अगर आप वर्क देखेंगे तो ये वाटर का कंडक्शन करता है, फूड का नहीं। ये वाटर का कंडक्शन करता है, फूड का नहीं। उसके बाद क्या है, ट्रांसपिरेशन प्रोड्यूस सक्शन पुल्स इन इट्स, मतलब वाष्पोत्सर्जन की बात करें अगर, तो वाष्पोत्सर्जन इसमें चूषण बल उत्पन्न करता है। देखिए, ये अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो जड़ों से जो आपकी जो यहाँ भोजन के पत्तियों के अन्य भागों तक पहुँचाता है, जो आपसे पूछा गया। सबसे पहले तो आपको ये बताना है कि जाइलम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर नॉट फूड, ठीक है। दूसरा, ये ऑप्शन 2 तरीके से गलत है, फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो देखिए, लीव से कभी भी जो आपका वाटर है या फूड है, ये प्लांट बॉडी तक नहीं जाता है हमेशा, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आपके किसी प्लांट्स की हम बात करें तो जो पौधों की जड़ें होती हैं, ये आपके न्यूट्रिएंट्स को, क्योंकि जो मिट्टी होती है, उस जो मिट्टी में आपके जो खनिज होते हैं वो मौजूद होते हैं, नेचुरल वाटर मौजूद होता है, तो जो जड़ें होती हैं वो आपके फूड या फिर वाटर को क्या करती हैं, एब्जॉर्व करती हैं और पूरे प्लांट बॉडी तक पहुंचाती हैं। लीव्स से अदर पार्ट में पौधों के ना पानी जाएगा और ना खाना जाता है। तो ट्रांसपोर्ट जो है आपका जाइलम का, वो आपका एक तो वो ये 2 तरीके से गलत है, क्योंकि आपका जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है जाइलम, और फिर आपका जो वाटर है वो सॉइल से, क्योंकि आपके सॉइल में नेचुरल वाटर मौजूद होते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ रूट, जो जड़ें होती हैं वो तनों तथा पत्तियों तक पहुंचाती हैं, किसको, आपके वाटर को। तो ये ऑप्शन जो है यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जाइलम के लिए। बाकी सारे क्या हैं, राइट आंसर हैं, लेकिन हमसे गलत स्टेटमेंट पूछा गया है, तो बाकी सारे हो जाएंगे गलत, और जो आपका सी ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपसे पूछा गया आर्टरीज के बारे में। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट आर्टरीज, धमनियों के विषय में सही कथन आपको चुनना है। तो देखिए, ऑप्शंस दिए गए हैं आपको 4। पहला ऑप्शन है, धमनियाँ वे रुधिर वाहिनियाँ हैं जो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को हृदय से उच्च दाब पर शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती हैं। आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स, बिल्कुल बात सही है, विच कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एट द हाई प्रेशर। दूसरा है, टू इंश्योर दैट द ब्लड फ्लो ओनली फ्रॉम द हार्ट टू अदर बॉडी पार्ट द आर्टरीज हैव वॉल्व, या सुनिश्चित करने के लिए कि रुधिर केवल हृदय से ही शरीर के सभी भागों में प्रभावित, ये सभी नहीं है, सभी भागों की ओर प्रभावित होते हैं। धमनियाँ जो हैं, धमनियों में वॉल्व होते हैं, ठीक है। ये आपका बिल्कुल भी वाहियात सा आंसर है, तो इसको तुरंत से कट कर दीजिए। द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज आर कंपैरेटिवली थिन, धमनियाँ जो है अपेक्षाकृत कैसी होती हैं, पतली होती हैं। आपको सबसे सही आंसर चूज करना है, तो सिर्फ आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, कि धमनियाँ वे रुधिर वाहिनियाँ जो ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को हृदय से उच्च दाब पर शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास 3 कक्षीय हृदय होता है। मतलब आपसे पूछा गया है 3 चैम्बर्ड हार्ट के बारे में। क्रोकोडाइल की बात की गई है,
ठीक है। फिर ह्यूमन की बात की गई है और मेढक की बात की गई है। इसमें से देखिए नन ऑफ द जो दीज है इसे तो तुरंत आप हटा दीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 चैम्बर्ड हार्ट के बारे में, तो इसमें से कोई एक है जिसके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट है। मानव की अगर हम बात करें तो मानव में होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। मानव की बात करें तो 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 कक्षीय हृदय के 4 कक्षीय कोष्ठ होते हैं, जिसमें 2 एट्रिया होता है और 2 वेंट्रिकल होता है। फ्रॉग की अगर हम बात करें, ठीक है, फ्रॉग की बात करें तो फ्रॉग है जिसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, 3 कक्षीय इसमें हार्ट होते हैं, ठीक है। अब 3 कक्षीय में 2 आर्टरीज होंगे और 1 आपका वेंट्रिकल, 2 आर्टरिया होगा और एक जो है वो वेंट्रिकल होता है। क्रोकोडाइल की अगर हम बात करें तो क्रोकोडाइल आता है किसमें? आपके एम्फीबियंस में, ठीक है। आपके सारे एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स की अगर हम बात करें तो इनमें आपके 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, लेकिन एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ही वो आपका कह सकते हैं रेप्टाइल या एम्फीबियंस है जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है। 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं। बाकी सारे रेप्टाइल्स की बात करें तो उसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। फिर आपके फ्रॉग की भी, जो कि एक एम्फीबियन है, इसकी भी अगर हम बात करें तो 3 चैम्बर्ड ही हार्ट है। लेकिन ये जो एक्सेप्शन है सिर्फ किसके लिए है? क्रोकोडाइल के लिए है। ये एक्सेप्शन सिर्फ किसके लिए है? क्रोकोडाइल के लिए है। और आपसे पूछा गया है किसके बारे में? आपसे पूछा गया है कि इसमें से किसके पास 3 कक्षीय हृदय होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा फ्रॉग। फ्रॉग में 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल्स होता है, मतलब कि 3 कक्षीय हृदय या 3 चैम्बर्ड हार्ट मौजूद होता है। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्टरिस्टिक नॉर्मली फाउंड इन डेजर्ट प्लांट्स आर, मरुस्थलीय पौधों में पाए जाने वाले सामान्य लक्षण। तो आपके ऑप्शंस हैं 3, ठीक है। आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले तो हम बात करें क्या इनकी जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, जो डेजर्ट में पाए जाने वाले प्लांट्स होते हैं, क्या उनकी पत्तियां चौड़ी चपटी पत्तियां पाई जाती हैं प्लांट्स में? फोटोसिंथेसिस कैरीड आउट बाय द स्टेम, तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण होता है, या वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम ह्रास होता है, ठीक है, वेरी लिटिल लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, या फिर जड़ों का बहुत गहराई तक पहुंचना। तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो आपका जो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका एक आंसर बिल्कुल गलत है, चौड़ी चपटी पत्तियाँ। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर हम चौड़ी चपटी पत्तियों की बात करें तो ऐसे जो पौधे होते हैं, इनकी जो इस तरह के जो पौधों की विशेषताएं होती हैं वो मैदानी क्षेत्रों में, उस कटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ना कि डेजर्ट में, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस कैरीड आउट बाय द स्टेम, मतलब तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद वेरी लिटिल लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है द करेक्टरिस्टिक नॉर्मली फाउंड इन डेजर्ट प्लांट, तो जहाँ भी आपको BCD ऑप्शन मिले वही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फिर से डिस्कस करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस पे, तो बने रहिए हमारे साथ। चैनल अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।